हेलो दोस्तों, मां शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिंह आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देख सकते हैं। तो इसके आगे का हम आज चालू करते हैं क्लास। तो आज के क्लास में संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे का। तो ये संसाधन नियोजन है क्या? संसाधन नियोजन का मतलब बस एक लाइन में समझ जाइए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजन ही उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये विवेकपूर्ण उपयोग का क्या मतलब है, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। हम जब किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं या उपयोग का मतलब उपभोग करना, उपभोग करते हैं तो आने वाले समय के लिए बचत पूर्वक इसका उपयोग ही विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। अब समझ चुके होंगे कि संसाधन नियोजन का तात्पर्य क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन। तो भारत में संसाधन नियोजन से संबंधित 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। अब भारत के मैप को आप देख रहे होंगे, यहां अनेक प्रकार के, एक उदाहरण देते हैं, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे देश में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के। सबसे ज़्यादा खनन क्षेत्र वाला ये आपको ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, कुछ बिहार, इधर साउथ के स्टेटों में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विरल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन खनिज का अभाव है, लेकिन अन्य संसाधन यहां भरे पड़े हैं। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, कि यानी कि किस राज्य में कौन से संसाधन हैं, इसका उपयोग कहां किया जाएगा, यह पहला पॉइंट बनता है। आगे है मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन। अभी हमने जिक्र किया कि इस राज्य में, जैसे कि झारखंड में कोयला, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अनेक अनेक प्रकार के, जैसे लोहा है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। तो इसकी पहचान करना, कौन सी वैरायटी की खनिज है, कौन से कैसा संसाधन है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका उसकी मात्रा के अनुसार एक तैयार करना और उसका उपयोग करना। आगे है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसको प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, उतना अभी विकसित नहीं है। तो हमें इसको विकसित करना होगा। हमारे अंदर की छिपी हुई कौशल यानी दक्षता जो है, ये इसको विकसित करना होगा। यानी उसी के आधार पे और संस्था के संगठन, इसके आधार पे इसकी रूपरेखा तैयार करना होगा और तब जाकर के हम संसाधन का विकास कर पाएंगे। आगे है कि राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना
संसाधन का विकास किस गति से हो रहा है और देश के विकास की योजना यानी प्लानिंग हमारा क्या है, इसके बीच समन्वय स्थापित करना। नहीं तो देश का विकास किस ओर जा रहा है, संसाधन का विकास किस दिशा में जा रहा है, अगर यहां पे अगर तालमेल अगर हम नहीं करते हैं तब तो फिर उस संसाधन का महत्व ही हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे देश की जो प्लानिंग है, ये डेवलप करने की, विकास करने की राष्ट्रीय विकास योजना जो है और संसाधन विकास योजना, तो हमें उस ओर उसके बीच तालमेल स्थापित करना होगा, तब जाकर के राष्ट्रीय ये संसाधनों का विकास हो पाएगा। समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण। अब सवाल ये उठता है कि संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो मानव अपने स्वार्थ में, लालच बस इतना स्वार्थी हो गया है कि संसाधनों का उपयोग इतना दोहन कर रहा है उसका इतना तीव्र गति से कि आने वाले समय के लिए, भावी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। वही स्थिति आ जाएगी जब संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे, तो वही आदि मानव वाली समय, वही आखेट युग आ जाएगा। क्योंकि जितने भी आज विकास, चाहे हमारा ही देश नहीं कि दुनिया का कोई भी देश हो, आज इतना डेवलप कर रहा है तो संसाधन के बदौलत ही डेवलप कर रहा है। तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। आपने मेघा पाटकर का नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, संदीप पांडे का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे के चैप्टर में इस पे जिक्र होगा विस्तार पूर्वक। फिलहाल हम लोग मूल पॉइंट पे रहेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। ये पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही थी, बहुत जटिल समस्या, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। चिपको आंदोलन, अभी हाल में जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, निधन हो गया। मैं उस पावन आत्मा को नमन करता हूं कि जिनके नेतृत्व में ये जो चिपको आंदोलन हुआ, बहुत सारे एग्जाम में ये चिपको आंदोलन से संबंधित पूछा गया कि इसके नेता कौन थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। ये ऐसे ही बीच में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलते हैं। ऐसा नहीं कि जो किताब में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव उसको आप तैयारी कर लिए तो आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। जी नहीं, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आएंगे तो हम आपको इंगित करते जाएंगे। हाँ, फिलहाल हम बात कर रहे थे ये चिपको आंदोलन की। तो उनके नेतृत्व में पेड़ की कटाई हो रही थी, उसको उनके नेतृत्व में रोका गया। पेड़ से चिपक करके लोग रोके उस आंदोलन को। ऐसा आंदोलन विस्तार पूर्वक चलाया गया जो ये उत्तराखंड में, विस्तार से कभी हम बताएंगे अगले वीडियो में। उससे पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा था, उन्होंने बचाने का काम किया। संदीप पांडे के नेतृत्व में वर्षा जल को संचित किया गया। देश में अभी भी पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम चले जाएं, जैसे आप देख सकते हैं इधर गुजरात, इधर राजस्थान, विशेष करके राजस्थान क्षेत्र में क्या होता है, बारिश वहाँ कम होती है। बारिश कम होने के वजह से भूमिगत जल या ये भूपृष्ठीय जल का अभाव होता है। वहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल है, जिसके वजह से लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, समस्याएं खड़ी होती है। तो संदीप पांडे ने
इनके नेतृत्व में क्या एक इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया कि वर्षा के जल को संचित करना है, कैसे करना है, और उस वर्षा के जल से लोगों की ज़रूरत के चीज़ें आसानी के साथ पूरा हो रही थी। हम बात कर रहे हैं संसाधनों के संरक्षण की, तो संसाधनों के संरक्षण मूल पॉइंट पे आएंगे। संसाधनों के संरक्षण यानी हमने अभी जिक्र किया कि मनुष्य अपने लालचवश क्या कर रहा है, संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अम्लीय वर्षा, ये धुआं निकल रहे हैं, कोयला जलने से जो धुआं निकल रहा है उसमें क्या होता है, उस धुएं से बादल में जा रहे हैं और वहां अम्ल एसिड बना रहे हैं, और सीधा जब जमीन पर, जब धरती पर वो बारिश हो रहा है तो उसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। मृदा का क्षरण, ह्रास, ये समस्या, ये आपको ओजोन परत का क्षय हो रहा है। आज रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले गैस जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्या हो रहा है कि O3 यानी ओजोन गैस से जाकर के मिलने के बाद O2 बना रहा है, यानी ऑक्सीजन बना रहा है, जिससे वजह से सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरण वो सीधा छेद करके पृथ्वी पर आना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, तो वो है मानव। वनों की कटाई तेजी से हो रही है, बहुत सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, मकान बन रहे हैं, इंडस्ट्री विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ख्याल, ये पर्यावरण का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। मानव अपने लालचवश ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे संसाधनों के संरक्षण के बारे में, तो संसाधनों के तीव्र गति के दोहन से इतनी जटिल समस्या उत्पन्न हो रही है, और ये समस्या हमारे साथ ही नहीं होगी, भावी पीढ़ी के साथ ही उसे भी भुगतना पड़ेगा। तो इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणा की। ये सतत विकास की अवधारणा का क्या मतलब है, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट। सतत मतलब लगातार, व विकास का मतलब समझ रहे हैं तरक्की, यानी लगातार तरक्की, लगातार विकास की क्रिया को ही सतत विकास की अवधारणा। इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि सतत विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं, प्रकाश डालें। तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, सतत विकास। तो जब हम संसाधनों की संरक्षण की बात कर रहे थे, तो इसका संरक्षण जब हम विवेकपूर्ण तरीके से जब हम संसाधनों का उपयोग करेंगे, ये ख्याल रखते हुए कि हम अपने साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी ध्यान में रखेंगे, जब कि उसका जीवन यापन फिर कैसा होगा, उसके लिए हमें बचा के रखना अनिवार्य है। तो ये सतत विकास की अवधारणा स्वतः हम अपनाने लगेंगे। तो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय वर्षा, ऋतु परिवर्तन, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। तो हमें सतत विकास की ओर हमें अग्रसर होना होगा। सिर्फ सरकार को चाहने न चाहने से नहीं होगा, एक व्यक्ति को चाहने से नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को इसके पीछे लगना होगा।
चाहे हम एक उदाहरण देते हैं, वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमें एक जरूरी सामान के लिए एक सूखा पेड़ काट दिए। अब पेड़ की मोटाई है, हमें जलावन की आवश्यकता है। तो अभी भी गांव देहात में हमारे यहाँ भी वही होता है, लकड़ी गोईठा से आज भी खाना बनता है। तो जलावन के लिए पूरा अगर उसका तना अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ वही स्थिति आएगी, क्या, डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था लागू हो जाएगी। विदोहन तीव्र गति से। हम सतत विकास की बात कर रहे हैं तो हमें उस पेड़ के अवशेष भाग जो हैं, जिसका फर्नीचर या अन्य कोई जरूरी कार्य में हम जिसका उपयोग कर पा रहे हैं, वैसे भाग को ही हम ईंधन के रूप में उपयोग करें। बाकी का फर्नीचर भी हम बना सकते हैं। तो हम एक उदाहरण दे रहे थे। आगे हम बात कर रहे हैं कि इन सभी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। तो अब समझ चुके होंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। लगातार अगर हमें विकास करना है तो हम बचत पूर्वक संसाधनों का और विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से हम संसाधनों का उपयोग करें। हमें सतत विकास की अवधारणा को हम कायम रखेंगे और जिससे ये पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहेगा। बस इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे।